जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि घटना चक्र परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉपिक वाइज वीडियो क्लास का प्रसारण किया जा रहा है। तो चलिए इसी के तहत आज का हमारा ये टॉपिक है पोषण। ठीक है, तो यहाँ पर हम पोषण के संबंध में जितने प्रश्न बन सकते हैं संभावित, उन सभी प्रश्नों पर कॉन्सेप्ट विद फैक्ट चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोषण अंग्रेजी में इसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो पोषण कहते किसे हैं। तो देखिए, हम जितने भी भोजन करते हैं, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, इन भोज्य पदार्थों में कुछ पोषक तत्व निहित होते हैं। पोषक तत्व निहित होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, पोषक तत्व हैं। किसमें हैं, भोज्य पदार्थ में। ठीक है, तो भोजन में निहित पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया, या हम ये कहें कि पोषक तत्वों को शरीर के कोशिका के द्वारा ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो जब हम ये भोजन करते हैं, कोई भी भोजन, चाहे वो वेजिटेरियन होता है चाहे नॉन वेज होता है। ठीक, तो नॉन वेज या वेज जो भी भोजन हम करेंगे, उन सभी प्रकार के भोजन में ये मुख्यतः 5-6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक, तो इन पोषक तत्वों को जब शरीर में जाता है, पाचन की क्रिया होती है, पाचन क्रिया के पश्चात अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक, अवशोषण की क्रिया जो छोटी आंत में होता है बिलाई संरचना के द्वारा। तो अवशोषण की क्रिया के पश्चात जब ये पोषक तत्व हमारे शरीर के कोशिका के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो ग्रहण करने की इसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण से तात्पर्य क्या हुआ, पोषण से तात्पर्य है पोषक तत्वों को शरीर के कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि भोजन से प्राप्त मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भोजन से प्राप्त मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। भोजन से प्राप्त मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, तो आइए हम ये जानते हैं, अभी हमने इस पर चर्चा किया कि हमारे भोजन में चाहे वो शाकाहारी हो, शाकाहारी अथवा मांसाहारी, मांसाहारी। ठीक है, तो चाहे शाकाहारी भोजन करें चाहे मांसाहारी, इन दोनों प्रकार के भोजन में मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक प्राप्त होते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, और उनका नाम भी आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से पोषक तत्व हमको शाकाहारी अथवा मांसाहारी अर्थात किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है। तो ये 6 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, इसमें देखिए पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, दूसरा है वसा, फैट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज मिनरल,
और छठवां है जल। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के पोषक तत्व तो हमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी भोज्य पदार्थ से अथवा शाकाहारी या मांसाहारी भोज्य पदार्थ से मिलने वाले पोषक तत्व की संख्या कितनी है और वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो संख्या पूछेगी, प्रश्न पूछा जाएगा तो 6 प्रकार का बताएंगे और उनका नाम पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल लगाइएगा। ठीक है, अब इन्हीं पोषक तत्वों को जब शरीर की कोशिकाएं अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पोषण किसे कहते हैं, तो इन पोषक तत्वों को शरीर के कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाना ही पोषण कहलाता है। दूसरे प्रश्न पे पूछेगा कि भोजन से कुल कितने प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो उनकी संख्या लिखिएगा 6 और नाम अगर पूछेगा तो ये 6 का नाम आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगले में देखते हैं, आगे दिया गया है पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ वर्गीकरण की बात किया गया है कि इन पोषक तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कुल 6 प्रकार की पोषक तत्व का हमने जिक्र किया है। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज, छठवां है जल। ठीक है, तो इन 6 प्रकार के पोषक तत्वों को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो इनका वर्गीकरण 2 वर्गों में किया जाता है। ठीक, 2 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो कौन कौन से वर्ग हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट से लेकर विटामिन तक, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं इन्हें कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व माना जाता है। कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व और खनिज और जल, मिनरल और वाटर, इन्हें हम अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्वों में वर्गीकृत करते हैं। अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व। ठीक है, तो अगर पोषक तत्वों की वर्गीकरण की बात किया जाए तो पोषक तत्वों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला वर्ग है कार्बनिक श्रेणी, और दूसरा है अकार्बनिक श्रेणी। अकार्बनिक श्रेणी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पोषक तत्वों को संरचना की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो 2 वर्गों में विभाजित किया जाएगा, कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व और अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कि पोषक तत्वों में कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या 4 हो जाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें से कई बार पूछा गया है कि विटामिन की श्रेणी का पोषक तत्व है, ठीक, वसा की श्रेणी का पोषक तत्व है, प्रोटीन की श्रेणी का पोषक तत्व है अथवा कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी का पोषक तत्व है। ठीक है, तो ये चारों का नाम अगर पूछा जाए इनमें से किसी भी विषय में कि विटामिन की श्रेणी में आएगा या प्रोटीन को किस श्रेणी के पोषक तत्वों में रखते हैं या वसा को किस में रखा जाएगा या कार्बोहाइड्रेट को, तो ये चारों कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि पोषक तत्वों में अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या अकार्बनिक श्रेणी में कितना हो जाएगा, तो अकार्बनिक श्रेणी में पोषक तत्वों की कुल संख्या 2 होती है। और अगर नाम पूछा जाए कि खनिज अथवा जल को किस श्रेणी का पोषक तत्व माना जाता है, तो खनिज अथवा जल को अकार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व माना जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर केवल पोषक तत्वों की संख्या पूछा है, पोषक तत्वों की संख्या,
पोषक तत्वों की संख्या, तो पोषक तत्वों की संख्या 6 लगाइएगा। कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्वों की संख्या केवल पूछ ले, कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्वों की संख्या तो 4 लगाइएगा, ठीक है। और अगर अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्वों की संख्या पूछे, अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्वों की संख्या, तब 2 लगाइएगा। तीनों प्रश्न की प्रकृति अलग है, अर्थात यहाँ पर कुल पोषक तत्वों को पूछा जा रहा है, तो कुल पोषक तत्वों की संख्या 6 होती है, जिसमें से 4 कार्बनिक श्रेणी के और 2 अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व होते हैं। अब प्रश्न अगर पूछा जाए कि कार्बनिक श्रेणी में कौन कौन से आएंगे, तो कार्बनिक श्रेणी में केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ठीक है। और अकार्बनिक श्रेणी में किसे रखा जाएगा, तो खनिज और जल, ठीक है। खनिज और जल को हम अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्वों की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। यही प्रश्न दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि कौन अकार्बनिक श्रेणी का नहीं है, तो नहीं होने का मतलब इन दोनों को छोड़ के, अर्थात खनिज और जल को छोड़ के ये चारों अकार्बनिक श्रेणी के नहीं हैं। इसी प्रकार से अगर पूछ ले निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक श्रेणी का नहीं है, तो ये चारों को छोड़ के जो भी ऑप्शन रहेगा वो कार्बनिक श्रेणी के नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा सकता है, पोषक तत्वों का कार्य पूछा जा सकता है, ठीक है। अर्थात ये जो 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं, इनका हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है अथवा क्या कार्य करते हैं, ठीक है। अर्थात हमको अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल को क्यों शामिल किया जाना चाहिए, इसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है, ठीक है। तो इसके कार्य को देखा जाए, कार्य की दृष्टि से वर्गीकरण अगर हम करें, तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल, ठीक है। ये 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं। इनमें से अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की, ठीक है, या मुख्यतः हम बात करें कार्बोहाइड्रेट और वसा की, ठीक है। अर्थात मुख्यतः की बात किया जाए अगर, मुख्यतः, ठीक है, तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और वसा, अथवा सामान्य रूप से बात किया जाए कि कौन कौन से पोषक तत्व ऊर्जा उत्पादक श्रेणी में आते हैं, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, तो ये हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अर्थात हमारे चाहे फिजिकल वर्क हो चाहे मेंटल वर्क हो, ठीक है, हम सभी प्रकार के जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति किससे होता है, तो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट के अंश होते हैं अथवा वसा के अंश होते हैं अथवा प्रोटीन के अंश होते हैं, ठीक है। इन तीनों प्रकार के पोषक तत्वों से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्वों को पूछा जाए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा लगाएंगे और प्रोटीन लगाएंगे। और मुख्यतः ऊर्जा उत्पादक की बात करें, ठीक है, अर्थात अगर प्रश्न में केवल यही पूछ ले कि मुख्यतः ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कौन है, तो मुख्यतः ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखिए, प्रोटीन की बात अगर हम करते हैं तो प्रोटीन का कार्य ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ और क्या होता है, तो देखिए जिस तरह से हमारी अपनी एक लाइफ है, ठीक, अगर हम आश्रम पद्धति के आधार पर देखें तो आश्रम पद्धति के आधार पर एक मानव का जो जीवन काल है वो 100 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है। मानव का जीवन काल 100 वर्ष निर्धारित किया है किस पर, आश्रम पद्धति के आधार पर। अर्थात 25-25 के आधार पर हम 4 आश्रमों में इसको विभाजित कर देते हैं, ठीक है। ये 4 आश्रम होते हैं, तो इन चारों आश्रम में ये माना गया है कि 25 साल एक एक आश्रम में व्यक्ति बिताएगा और मैक्सिमम 100 साल तक जीवित रहेगा। लेकिन जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा लगभग इस समय 67 ईयर है, ठीक है। अर्थात 67 समय माना गया है कि लगभग 67 साल तक कोई व्यक्ति जीवित रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अगर मान ले कि हम 100 साल माने अथवा 67 साल ही मान लें जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से,
तो क्या यह निश्चित है कि एक बार जन्म लेने के बाद व्यक्ति 100 साल तक जिंदा रहेगा या 67 साल तक जिंदा रहेगा, ये डेड श्योर है? नहीं। क्या होता है, हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक, बीमारी की अवस्था में भी मृत्यु हो जाती है, अथवा एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना के कारण भी मृत्यु हो जाती है, ठीक। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इन कोशिकाओं का अपना एक जीवन काल होता है, ठीक। वह जीवन काल होता है, अर्थात उस अवधि को जीवन जीने के बाद कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। या हमको चोट लगती है तो चोट लगने की अवस्था में जिस स्थान पर चोट लगता है वहाँ की कोशिका भी डेड हो जाती है, ठीक। अथवा हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी की अवस्था में भी कभी कभी कोशिकाएं डेड हो जाया करती हैं। तो अगर यही क्रम चलता रहा डेड होने की, अर्थात कोशिकाएं निरंतर मरती रहें लेकिन नई कोशिकाओं का जन्म न हो, तो क्या हो जाएगा, एक दिन शरीर स्वतः नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। लेकिन हम देखते क्या हैं कि जिस स्थान पर चोट लगता है, चोट धीरे धीरे घाव जो भी होते हैं जख्म भर जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो कोशिकाएं मृत्यु होती हैं, जिनकी जो मरती हैं, उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का जन्म होता होगा, ठीक, नई कोशिका का जन्म होता है, ठीक। या हम ये कहें नए ऊतकों का निर्माण होता है, नए ऊतकों का निर्माण होता है, ठीक। ऊतक क्या होते हैं, तो ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक अथवा टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में कोशिकाएं मरती भी हैं लेकिन नई कोशिकाओं का जन्म भी होता है अथवा नए ऊतकों का निर्माण भी होता है। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि शरीर में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है, वृद्धि और विकास भी चलता रहता है, और मेंटेनेंस अर्थात मरम्मत का कार्य भी चलता रहता है, ठीक। तो ये वृद्धि विकास मरम्मत, नई कोशिकाओं का जन्म और नए ऊतकों का निर्माण, इसके लिए प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व होता है, ठीक है। अर्थात अगर हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के जन्म की बात करें तो ये कैसे होता है, तो ये होता है पुरानी कोशिका के कोशिका विभाजन द्वारा, ठीक है। अर्थात सेल डिवीजन के द्वारा ही हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है या जन्म होता है। तो शरीर में पुरानी कोशिका जब विभाजित होती है तो पुरानी कोशिका विभाजित होकर एक कोशिका विभाजित होकर कभी कभी 2 कोशिका और कभी कभी 4 कोशिका को जन्म देती है, ठीक है। अगर वो यह कोशिका विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री, ठीक, अर्थात माइटोसिस। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं को जन्म देती है। और अगर ये मियोसिस प्रकार का होगा अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाओं को जन्म देती है, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन करने के लिए अर्थात पुरानी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका को जन्म तो देती है, लेकिन किसी भी पुरानी कोशिका को विभाजित होने के लिए प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। अर्थात अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि शरीर में नई कोशिकाओं अथवा नए ऊतकों का निर्माण अथवा वृद्धि विकास और मरम्मत का कार्य किस पोषक तत्व के अनिवार्यता या उपस्थिति में होता है, तो ये प्रोटीन के अनिवार्यता अथवा उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस पोषक तत्व के कमी से वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाता है अथवा नई कोशिकाओं का जन्म होना रुक जाता है, तो किसकी कमी से होगा, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, क्योंकि प्रोटीन ही पुरानी कोशिका को जन्म देने विभाजित होने के लिए आवश्यक पोषक तत्व की भूमिका का निर्वहन करता है, ठीक है। तो ये हुआ प्रोटीन का कार्य। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की उपयोगिता को पूछा जाए कि हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या उपयोगिता है, या हमको दैनिक जीवन में दैनिक भोजन में प्रोटीन युक्त भोजन करना क्यों अनिवार्य माना जाता है, तो इसका जवाब आप क्या बताएंगे कि हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के जन्म लेने के लिए अथवा नए ऊतकों के निर्माण के लिए अथवा वृद्धि और विकास के लिए अथवा मरम्मत कार्य के लिए प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व की भूमिका निभाता है, ठीक। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट वसा का कार्य आप लोगों ने देखा, ऊर्जा उत्पादन करना। प्रोटीन का कार्य आप लोगों ने देखा, नई कोशिकाओं नए ऊतकों वृद्धि विकास और मरम्मत का कार्य करना, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि विटामिन, खनिज और जल,
ठीक है। अर्थात इन तीनों को एक साथ मिलाएं, विटामिन, खनिज और जल, इन तीनों का एक ही कार्य है, शरीर में उपापचय क्रिया का संचालन और नियंत्रण। उपापचय क्रिया का संचालन और नियंत्रण, ठीक है। उपापचय क्रिया का मतलब मेटाबॉलिज्म क्रिया, मेटाबॉलिज्म फंक्शन, ठीक। तो मेटाबॉलिज्म क्रिया के संचालन के लिए विटामिन, खनिज और जल, ये तीनों आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो अगर कार्य आपसे विटामिन का पूछे, खनिज का पूछे अथवा जल का, या इसकी क्या उपयोगिता है हमारे शरीर में, या हम अपने भोजन में विटामिन, खनिज और जल को क्यों शामिल करते हैं, ये सारे प्रश्न का उत्तर आपका एक ही होगा कि शरीर में उपापचय क्रिया के संचालन और नियंत्रण के लिए विटामिन, खनिज और जल आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, या इनकी अनिवार्यता या उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है। तो ये इनके कार्य से प्रश्न हुए, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं ऊर्जा उत्पादन के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इनके कार्य के सभी कार्यों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। ये दोनों का कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना, ठीक है। अर्थात मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन का कार्य कार्बोहाइड्रेट कर रहा है अथवा वसा करती है, ठीक। तो अब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्रति इकाई ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा, प्रति इकाई का मतलब पर यूनिट, अर्थात 1 ग्राम वसा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों की समान मात्रा को लेते हैं 1-1 ग्राम। तो 1 ग्राम वसा में और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, अर्थात प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है, तो यहाँ पर वसा में पाया जाता है 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा, ठीक। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है 4.2 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होगी, तो प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा वसा में सर्वाधिक होता है, वसा में सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होता है, अथवा प्रश्न इस रूप में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व होते हैं, तो इसमें प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक कहाँ निहित होती है, तो प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा वसा में ज़्यादा पाया जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, तो 1 ग्राम वसा के सेवन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, किससे, 1 ग्राम वसा से। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से कुल कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। दोनों के विषय में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके रीजन से प्रश्न पूछा जाएगा, कारण क्या है, कारण क्या है, ठीक है। कारण क्या है का मतलब क्यों ऐसा होता है कि 1 ग्राम वसा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अर्थात समान मात्रा लेने के बाद भी वसा में ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है अपेक्षाकृत कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा का ऑक्सीकरण अधिक होने के कारण वसा में
ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन की क्रिया है। अब यहाँ समझते हैं हम पेट्रोल या डीजल के उदाहरण से, पेट्रोल या डीजल, इसी के उदाहरण से ऑक्सीकरण की क्रिया को हम आपसे डिस्कस करते हैं। हालांकि वो हम जब श्वसन का टॉपिक पढ़ाएंगे आपको तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ हल्का सा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपकी एक गाड़ी है जो पेट्रोल या डीजल से चलती है। ठीक है, या तो पेट्रोल की गाड़ी होगी या तो डीजल की गाड़ी होगी, अर्थात डीजल इंजन लगा होगा या तो पेट्रोल इंजन लगा होगा। तो क्या उस गाड़ी में, उसकी टंकी में हम डीजल अथवा पेट्रोल को हम डाल देते हैं तो क्या गाड़ी चलने लगती है? तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर, यहाँ उत्तर होगा नहीं। ठीक, अर्थात जब तक हम इंजन को स्टार्ट नहीं करते, इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है। तो इंजन को स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो डीजल अथवा पेट्रोल जिसको भी हम फ्यूल के रूप में उसमें प्रयोग करते हैं, ये क्या होता है, इसमें फ्यूल के रूप में जिसमें उपयोग करेंगे तो ये जलता है। ठीक है, अर्थात पेट्रोल और डीजल के जलने से ऊष्मा की प्राप्ति होती है। पेट्रोल अथवा डीजल के जलने से ऊष्मा की प्राप्ति होती है और यही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में गाड़ी को चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि गाड़ी के टंकी में डीजल और पेट्रोल डालने के बाद भी तब तक उसको ऊर्जा नहीं मिलती जब तक हम उसको इंजन को स्टार्ट करके उसको जलाने की क्रिया नहीं करते। इसी प्रकार से यहाँ भी है कि जब हम अपने भोजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के पश्चात पाचन की क्रिया के बाद अवशोषण की क्रिया होती है और अवशोषण के क्रिया में हमारी कोशिकाओं ने पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट और वसा को अवशोषित कर लिया है, लेकिन ऊर्जा की प्राप्ति उसको इससे नहीं होगी। कब तक, जब तक हम ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करते, अर्थात श्वसन की क्रिया। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया से तात्पर्य हुआ श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, श्वसन की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है अनाक्षी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और एक होता है आक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन, तो आक्षी श्वसन की क्रिया में या आक्षी श्वसन की क्रिया जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वसा और कार्बोहाइड्रेट ये जो दोनों पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण अर्थात टूटने की क्रिया होती है। ठीक, अर्थात चाहे हम कार्बोहाइड्रेट को लें और चाहे वसा को लें, ये दोनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड पाया जाता है और जब हम इन बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक, अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया में इनके बीच के जो बंधन होते हैं इनको तोड़ा जाता है और जो भी इसमें ऊर्जा होती है इनके इन्हीं बंधनों में पाई जाती है, बॉन्ड में पाई जाती है। तो जब हम इनको तोड़ने की क्रिया करते हैं अर्थात श्वसन की क्रिया के पश्चात ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद उस ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ एक अभिक्रिया होती है। उसी अभिक्रिया के पश्चात ये कार्बोहाइड्रेट और वसा टूट जाते हैं और इसमें जो भी ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में मुक्त हो जाती है और उसी ऊर्जा को हम अपने दैनिक कार्यों में उपभोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वसा का ऑक्सीकरण अर्थात इनके टूटने की क्रिया कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए 1 ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा की मात्रा कम प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। अगर प्रश्न सीधे पूछ ले कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा किसमें ज़्यादा है तो केवल आप वसा लगाइएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि 1 ग्राम वसा के सेवन से कुल कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा लगाइएगा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा अधिक क्यों होती है तो उसका उत्तर तब आप लगाएंगे कि वसा का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए 1 ग्राम वसा के सेवन से ऊर्जा की मात्रा भी अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपके कार्बोहाइड्रेट के विषय में पूछा जाएगा, ये इनके कार्य के विषय में।
ठीक है, अर्थात पोषक तत्वों के कार्य के विषय में आपसे इतने प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसके शेष भाग हैं पोषण के, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों।